नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरें और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर के मंडियों का भी अपडेट आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से। और पहले बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ पर। तो जीरा 26,200 रुपये के करीब खरीदारी का रुझान कायम है। यहाँ पर धनिया 7,000 रुपये के ऊपर, घरेलू मांग में सुधार से सपोर्ट। हल्दी 15,900 के पास निचले स्तरों पर मांग है। ग्वारगम 10,600 रुपये के करीब, कीमतों में हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ग्वारसीड की बात करेंगे तो 5,400 रुपये के करीब दायरे में कारोबार हो रहा है यहाँ पर भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज से। तो यहाँ पर सोना 69,600 के करीब कारोबार कर रहा है और कॉमिक्स पर भाव देखें तो $2,450 के पास हल्की नरमी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। चांदी में 80,500 रुपये के करीब के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कॉमिक्स पर भाव $27,500 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। सिल्वर क्रूड की बात करें तो ब्रेंट अभी भी $80 के नीचे है और 6,400 रुपये के करीब इस वक्त कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस 180 रुपये के पास, नाइमेक्स पर भाव $2 के ऊपर। और कॉपर की बात करें तो 780 रुपये के पास निचले स्तरों से यहाँ पर भी हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल्स में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी है भी। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आज हल्का दबाव है यहाँ पर। तो ये है एग्री कमोडिटी से जुड़ी, नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे हमारे शो में। और आज शो में हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से बीरेन वकील जी जुड़े हैं और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। बीरेन जी, पहले आपके पास आएंगे और सोने चांदी की चाल से पहले शुरुआत करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल यूएस में जिस तरीके से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए हैं उसके बाद थोड़ी यहाँ पर नरमी इस वक्त देखने को मिल रही है। आगे के लिए आप चाल कैसी देख रहे हैं और सोने चांदी को कैसे ट्रेड करें? कल के नंबर काफी अच्छे रहे। तो जो एकदम रिसेशन का जो माहौल बन गया था वो थोड़ा कम हुआ है। रेट कट की जो उम्मीदें थी, कम से कम 2 रेट कट आएंगे, वो भी शायद थोड़ी टेपर डाउन हुई है। सोना फिलहाल तो रेंज में है क्योंकि ईरान गल्फ में जो तनाव बना हुआ है, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये 68,500 से 70 के बीच रेंज में रहेगा। कॉमेक्स के हिसाब से ये 2450 के आसपास रेंज में रहना चाहिए। उसका हल्का सा रुझान अपसाइड है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो भी है वो फुली डिस्काउंट शायद नहीं हुई है। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क का असर अभी भी आगे आने वाले समय में बना हुआ है और आने वाले समय में सोने चांदी की चाल पर उसका असर देखने को मिल सकता है। भूपेश जी, आपकी क्या सलाह होगी सोने चांदी पर? और अगर किसी को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए नजर रखनी हो तो इस वक्त लेवल्स सही हैं एंट्री लेने के लिए? जी, नमस्कार पूजा जी। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के बाज़ारों में मुझे लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल स्पेशली सिल्वर के बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। बाज़ार नीचे से अच्छे खासे कंसोलिडेशन करके और एक अच्छा रिवर्सल का पैटर्न शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिल्वर में कहीं भी बाज़ार अगर 80,000 या 79,000 के आसपास कहीं भी मिलता है, तो पोजिशनली ले सकते हैं मीडियम टर्म के हिसाब से। इसमें स्टॉप लॉस 78,000 के नीचे का रखें। अपसाइड में मुझे लगता है कि 83,500 और 85,500 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करी जाए, तो गोल्ड अभी एक अच्छे छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। 68,500 से लेकर 69,500 के बीच में बाजार ट्रेड कर रहा है। और आज की बात करें तो आज के लिए 69,500 के भाव पर गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 69,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 69,800 और 70,000 तक के भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बात करनी हो तो आप तेज़ी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको अभी भूपेश जी बता भी रहे थे।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्रूड की। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में ट्रेड हो रहा है। थोड़ी हल्की तेज़ी ज़रूर आई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है उसका असर दिखाई दे रहा है। और यूएस में एक जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए हाल फिलहाल में, उससे भी मंदी का डर थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। एक हल्की तेज़ी आई थी, लेकिन अभी देखिए 6,400 के नीचे इस वक्त एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है क्रूड पर। बीरेन जी, कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि दायरे में ट्रेड हो रहा है और अभी भी अपने निचले स्तरों के पास ही कारोबार कर रहा है कच्चा तेल। यहाँ पर क्या करना चाहिए? थोड़ा खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, अभी आप और दबाव देख रहे हैं क्रूड में? शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर किसी को करना है तो मैं नॉर्मली वीकेंड के समय ही चांस ट्रेड जिसको कहते हैं लॉन्ग साइड का चांस ट्रेड प्रेफर करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो इवेंट हम देख रहे हैं ज़्यादातर वो वीकेंड में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं अराउंड 6330 6350 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। 6 to 20 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड जो टारगेट रहेगा वो 6530 6580 का रहेगा। और 2 से 3 दिन का या तो 3-4 दिन का ये नजरिया है। ठीक है, तो ये है 2 से 3 दिन का नजरिए के साथ आप क्रूड में यहाँ पर ट्रेड लेके चल सकते हैं। भूपेश जी, आपकी क्या सलाह होगी क्रूड पर? आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? जी, क्रूड के बाजार में कहीं भी 30 से 40 पॉइंट मतलब 6,360 या 65 के आसपास क्रूड का बाजार मिलता है, वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 6,330 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएँ। मुझे लगता है कि 6,420 6,460 तक के लक्ष्य आज शाम तक के सेशन में देखे जा सकते हम्म, ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर आपके लिए। अब आते हैं बेस मेटल्स पर। और यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी है। एमसीएक्स की बात करेंगे तो जिंक और कॉपर में करीब 1% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। और एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। कॉपर आपके स्क्रीन पर ½ % से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त कॉपर में भी देखने को मिल रही है। बीरेन जी, कैसी लग रही है आपको मेटल्स की चाल? यहाँ से और तेज़ी करके जा सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में हमने गिरावट भी काफ़ी देखी बेस मेटल्स की अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अगर किसी को ट्रेड लेना है लॉन्ग टर्म के लिए? यहाँ एक रिलीफ रैली जिसको इंटरमीडिएट रिकवरी बोलते हैं वो शायद आ सकती है। चाइना में फिजिकल कॉपर प्रीमियम करीब 4 महीने के हाई पे है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद फिजिकल साइड कुछ डिमांड का रिवाइवल आया होगा। इंटरेस्ट रेट का सपोर्ट भी है वहाँ, इजी मॉनेटरी पॉलिसी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉपर में 773-774 के आसपास बाई साइड का ट्रेंड ले सकते हैं। 790-95 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 764 रख सकते हैं। ये नजरिया 2-3 वीक का है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने कहा। हम्म, ठीक है, तो एल्युमिनियम में तेज़ी करने की सलाह है। खरीदारी करें, 212 के पास मिलता है तब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट होगा 217 का। 209 के स्टॉप लॉस के साथ तेज़ी करने की सलाह आपके लिए। भूपेश जी, बेस मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर इज़ द किंग ऑफ बेस मेटल और मैं वहीं पर फ़ोकस करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि कॉपर के बाज़ारों में एक अच्छा खासा डेली के चार्ट या 4 घंटे के चार्टों पर एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और वो भी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद। तो मुझे लगता है कि कॉपर में कहीं भी कोई गिरावट आती है 2 से 3 रुपए की, तो कॉपर में या करंट प्राइस पर भी कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। 773 के नीचे या 771 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 796 और 806 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं एल्युमिनियम और जिंक की बात करें तो एल्युमिनियम और जिंक में जिंक का बाजार मुझे काफी आउट परफॉर्म करता हुआ समझ आता है। लगता है कि अभी जो बॉटम बना है बाजार में 242 के आसपास के, वो बॉटम बरकरार रहने चाहिए। बाजार दोबारा वहां नहीं आना चाहिए। 250 के नीचे कहीं भी मिलता है तो इसमें पोजिशनली व्यू लगाकर एक छोटी पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 261 और 265 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे मीडियम टर्म के साथ। कॉपर ने सलाह दी भूपेश जी? जी मैम, बताएं।
कॉपर पे लेवल्स एक बार वापस से रिपीट कर पाएंगे? जी, कॉपर में 2 से 3 रुपए की गिरावट आती है, तो कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 773 का स्टॉप लॉस लगाएँ। अपसाइड में 786 और 806 2 लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये मीडियम टर्म के टारगेट रहेंगे, मतलब 15 से 20 दिन के। जी, 786, 780 ये हैं मीडियम टर्म के लिए टारगेट कॉपर में। कॉपर पसंद आ रहा है भूपेश जी को। 773 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और अगर बीरेन जी के साथ आपको जाना है तो एल्युमिनियम भी अच्छा लग रहा है उनको 217 के लेवल्स के लिए आप एल्युमिनियम में ट्रेड लेके जा सकते हैं। तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर। एक बार नेचुरल गैस पर भी राय ले लेते हैं और यहाँ पर अच्छी मजबूती है, करीब 1% ऊपर नेचुरल गैस भी कारोबार कर रहा है आज 81 के लेवल्स पर। बीरेन जी, नेचुरल गैस में क्या और तेजी के लिए ट्रेड लिया जा सकता है? यहाँ 175 77 के आसपास में 3-4 रुपए की गिरावट आए तो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। यूक्रेन ने रशियन बॉर्डर के पार कुछ अटैक किया, इस न्यूज पर यूरोपियन गैस मार्केट काफी तेज हो गई 2 दिन से, तो इसकी थोड़ी सेंटिमेंट की इफेक्ट इसमें आई हुई है। अदरवाइज मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका बेरिश है, बट टेम्पररी बाउंस शायद इसमें अप टू 193 195 तक आ सकता है। ठीक है, तो 195 तक के लेवल्स आ सकते हैं नेचुरल गैस पर, इस पर आप नज़र रखिए। और भूपेश जी, आपकी क्या राय बन रही है नेचुरल गैस में? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? नेचुरल गैस का पोजिशनल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में कहीं भी 192 या शॉर्ट टर्म की बात करें उससे भी नीचे 187 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां पर बिक वाली कर सकते हैं। 195 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि एक बार भाव फिर से 170 और 160 के देखने को मिले। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर आपके लिए। बीरेन वकील जी और भूपेश शर्मा जी बने हुए हैं और चलिए अब उनसे चर्चा करेंगे एग्री कमोडिटीज़ को लेकर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीरे के साथ। जीरे में खरीदारी है, नंबर वायदा 26,100 रुपए के पास है। कुछ और अगर फैक्टर्स बताएं तो घरेलू मांग में जीरे के सुधार से सपोर्ट है। मंडियों में कम आवक से भी कीमतों को सपोर्ट है। तुर्की में 12 से 15,000 टन उत्पादन का अनुमान है और अफगानिस्तान में दोगुना उत्पादन संभव है। ये कुछ ट्रिगर्स हैं जीरे के लिए। कमेंट्स की बात करें बीरेन जी, तो क्या सलाह देंगे आप, कैसे ट्रेड लें? प्राइसेस थोड़े बार्गेन लेवल पे है। लास्ट ईयर 65,000 था और 25,000 के आसपास इसका सपोर्ट बना हुआ है। फिजिकल मार्केट में 5500 के नीचे फार्मर्स की अराइवल रुक जाती है। थोड़ा लॉन्ग टर्म बाइंग जो जिन लोग जो स्टॉक करते हैं 6 महीने 12 महीने के नज़रिए से, उनका भी थोड़ा डिमांड आता है। क्योंकि रूरल लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल पे इसमें लॉन्ग साइड जा सकते हैं सितंबर में जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है। और अपसाइड शायद हम इसको 28,500 29,000 तक देख सकते हैं। लंबे समय से मंदी होने के कारण इसमें एक इम्प्रेसिव रिकवरी आ सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह जीरे पर आपके लिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू अगर रखेंगे तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज थोड़ी खरीदारी के साथ कारोबार भी हो रहा है यहाँ पर। भूपेश जी, आपके पास आएंगे और अगर मसालों की बात करें तो जीरे में तो आज खरीदारी है ही। धनिया में भी हल्की मांग में सुधार देखने को मिल रहा है और हल्दी में भी थोड़ी खरीदारी हम देख रहे हैं। ये स्पाइसेस में क्या आने वाले समय, कुछ समय अभी रेंज में ही आप ट्रेड देख रहे हैं और कहीं पर क्या कोई ट्रेड लेने के मौके देख रहे हैं आप? जी, अगर तीनों स्पाइसेस की बात करी जाए तो अभी भी मुझे लगता है कि हल्दी का बाजार थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहेगा और नीचे में 15,100 के आसपास कहीं भी हल्दी वायदा का मिलता है तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें कोई अब बड़े टारगेट तो संभावित नहीं रहेंगे, परंतु 15,100 की हल्दी, 16,100 और 17,100 2 लक्ष्य संभावित रहेंगे। इसमें 14,800 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। वहीं दूसरे बाज़ारों की बात करें तो जीरे का बाज़ार भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मुझे लगता है कि अभी 26,100 के भाव में जीरा लेना चाहिए। 25,800 का स्टॉप लॉस लगाकर 26,800
27,500 तक के लक्ष्य आने वाले 10 से 15 दिन में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले 10 से 15 दिन में आप जीरे में खरीदारी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिया है भूपेश जी ने, यहाँ पर आप 26,500 26,800 के लेवल्स आ सकते हैं। 25,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। और बीरेन जी का भी कहना है कि जीरा उन्हें अच्छा लग रहा है, इन स्तरों पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वार की, और दायरे में यहाँ पर भी कारोबार हुआ है। ग्वारगम वायदा, अगर ग्वारगम की बात करेंगे तो 10,600 रुपये के करीब, और ग्वार सीड वायदा 5,400 रुपये के करीब यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ग्वार में। फिलहाल मंडियों में आवक कम है, ये एक खबर है ग्वार को लेकर। बिदेन जी, क्या सलाह होगी आपकी? ग्वार की चाल कैसी दिखाई दे रही है और क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? में कोई ट्रिगर वैसे नहीं है, जो भी विजिबल ट्रिगर है, जैसे कुछ वीरानी बेल्ट में फसल को नुकसान की बात है, थोड़ा वर्म का इशू है, मीन्स इंसेक्ट्स का, बट मार्केट में अभी तक ये फैक्टर डिस्काउंट नहीं हुआ है। यहाँ हेजिंग की जो पोजीशन है वो काफ़ी डोमिनेंट रही है, तो बाय साइड का ट्रेड इसमें वैल्यू एट्रैक्टिव होने के बावजूद भी मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये है ग्वार पर आपके लिए। इस बीच एक खबर भी आ रही है प्याज से जुड़ी, प्याज एक्सपोर्ट से जुड़ी, और बांग्लादेश में प्याज का एक्सपोर्ट वापस से शुरू हो चुका है। एक बार वो खबर आपको दिखा देते हैं। बांग्लादेश में हम देख ही रहे हैं कि कुछ टेंशन बनी हुई है, और उसका काफ़ी तरीके से असर भारत पर भी पड़ सकता है। ये एक कुछ खबर है कि रोड रूट के जरिए प्याज एक्सपोर्ट वापस से शुरू हो चुका है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से रोड रूट बंद हो चुका था, लेकिन अब वो वापस से वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। बैंक भी बंद हो चुके थे, जिससे भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, और काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, जिसके चलते काफ़ी सारे कारोबार पर असर पड़ा। हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त प्याज पर, क्योंकि इसके चलते प्याज की कीमतों पर और डिमांड पर भी कुछ असर देखने को मिल रहा था। भूपेश जी, क्या आप सलाह दे पाएंगे, ये जो प्याज का एक्सपोर्ट वापस से शुरू हो चुका है, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? चीज़ें वापस से अब नॉर्मलाइज होते हुए जल्द ही देख रहे हैं क्या सिचुएशन को, और आने वाले समय में प्राइसेस पर इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है? बिल्कुल, प्याज की बात करें तो मुझे लगता है कि प्याज का जिस तरीके से इम्पोर्ट खुला है, उससे महंगाई में काफ़ी राहत मिलती है, और इससे प्राइसेस में भी काफ़ी कंट्रोल रहता है, क्योंकि माल की सप्लाई अगर बनी रहती है, तो बाज़ारों में प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। अन्यथा अगर सप्लाई नहीं बनती तो अक्सर देखा गया है कि प्याज के दाम बहुत तेज़ी से शूट अप करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, और अ कोई भी अगर कमोडिटी है, उसकी डिमांड सप्लाई अगर बनी रहती है, तो वो एक सामान्य आदमियों के लिए, सामान्य जनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो प्याज एक्सपोर्ट शुरू होने से आने वाले समय में हम देखेंगे कि कीमतों में यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। बीरेन जी, क्या आप इस कमोडिटी को ट्रैक कर रहे हैं और कुछ दे पाएंगे अपना इस खबर पर? प्याज के साथ दूसरी चीज़ों को मैं ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, स्पेशली जो ऑयल मिल होते हैं, रेप डीओसी, रेप मिल या सा मिल। बांग्लादेश काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है हमारा। इसके कारण, ये क्राइसिस के कारण, स्पेशली मिल के प्राइस, रेप मिल में काफ़ी गिरावट थी, वो शायद अब थोड़ी रिस्टोर होगी। कॉटन ट्रेड भी इससे काफ़ी एक अहम डेस्टिनेशन है हमारे कॉटन के एक्सपोर्ट्स में, तो उसमें भी हल्का सा रिकवरी, रिलीफ थोड़ा आना चाहिए। बट अभी भी ये जो स्थिति है थोड़ी अनस्टेबल तो है ही। साथ ही साथ इसमें करेंसी रिस्क, बैंकिंग चैनल के रिस्क भी थोड़े रहेंगे, क्योंकि ये कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है वहाँ की। तो फिलहाल कोई कंक्लूजन पे आना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। स्थिति को डायनेमिक बेसिस पे मॉनिटर।
ठीक है, तो अभी स्थिति पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, लेकिन नॉर्मलाइज़ हो रहा है धीरे-धीरे वहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि कुछ कमोडिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। आने वाले समय में देखेंगे कि स्थिरता कब तक यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देती है। अभी फ़िलहाल कुछ कहना यहाँ पर जल्दबाज़ी होगी। आगे बढ़ते हैं और चलिए कुछ और भी कमोडिटीज़ पर बात कर लेते हैं। कॉटन की बात करें तो यहाँ पर भी एक बार सलाह लेते हैं। बीरेन जी, कॉटन में आज कैसे ट्रेड करें, क्योंकि आइस कॉटन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दबाव था, कपास खली में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। आपकी क्या सलाह होगी, अगर किसी को ट्रेड करना हो तो लेवल्स क्या वॉच करेंगे आप? यहाँ चाइना में निरंतर मंदी है कॉटन में। आइस कॉटन भी कमजोर है। डोमेस्टिक कॉटन में तो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका कोई अंदाज नहीं आ सकता। बट कपास जो ट्रेडेबल है, चाहे छोटा वॉल्यूम हो, उसमें 1530 का शॉर्ट किया जा सकता है। 1570 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ट्रेड है, काफ़ी लंबा है, और डाउन साइड में हम 1440 1460 तक उम्मीद रख सकते हैं। 2 से 4 वीक का नजरिया है ये। कपास खली में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर शार्प गिरावट पे 27-70 के आसपास मिले तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि वो फिजिकल से 200-250 रुपये नीचे है, इसलिए अट्रैक्टिव उपाय लग रहा है। ठीक है, तो ये है कपास और कपास खली पर राय आपके लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। बीरेन जी, भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए।